स्वागत है आप सबका पंचऋषि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग पेट की और उत्तर प्रदेश पुलिस की लगातार तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस का भी वैकेंसी निकली हुई है, उसमें भी पर्याप्त रूप से ये सब कुछ आएगा। तो इन सभी चीज़ों के लिए और सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए जो जो ये मैं तथ्य बिंदु आपको बता रहा हूँ, इससे बाहर आने की संभावना बहुत कम है। तो बिना देर किए क्लास को प्रारंभ करते हैं हम। मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत तुगलक वंश का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। यहाँ से अच्छे प्रश्न बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और हमारे लिए यूजफुल रहेंगे, मददगार साबित होंगे। तो शुरू करते हैं हमारी कक्षा को। आज हम लोग तुगलक वंश का अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत चीजें अब आपको सामने आएंगी। देखिए, तुगलक कोई जाति नहीं है बल्कि एक सुल्तान का नाम था और उसी नाम के आधार पर इसका नाम पड़ा तुगलक वंश। इब्न बतूता एक जो राइटर हैं, उनके अनुसार तुगलक तुर्कों की कराना शाखा से संबंधित थे। तो ये बेसिक बातें रहीं तुगलक के बारे में। अब हम बात करते हैं पहले शासक की, जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। ये तुगलक वंश का संस्थापक था। पहली बात, कई बार क्वेश्चन यहाँ से ही बनकर आ जाता है, तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। इसने गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान था। गाजी गाजी एक उपाधि मिलती थी जिसका अर्थ होता था हिंदुओं का नाश करने वाला। तो गाजी की उपाधि धारण करने वाला ये पहला सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण की। इसने दिल्ली के समीप तुगलकाबाद के नाम से एक किला का निर्माण करवाया, जो कि एक बड़े शहर के रूप में बाद में परिवर्तित हुआ। तो दिल्ली के समीप तुगलकाबाद के नाम से इसने एक किला बनवाया। एक राइटर हुए थे अमीर खुसरो, उन्होंने पुस्तक लिखी एक तुगलक नामा। अमीर खुसरो की पुस्तक का नाम है तुगलक नामा। मंगोलों को पराजित करने के कारण गयासुद्दीन तुगलक मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ जब इसने मंगोलों को पराजित किया। ये पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई हेतु नहर निर्माण कार्य किया। देखिए, ये सारे पॉइंट्स आप लोग लिख लेना अपनी कॉपी में, क्योंकि मैं बार बार नोट्स का महत्वपूर्ण योगदान जो है वो आपको बताता रहता हूँ, इसलिए नोट्स जरूर बनाइए आप लोग का। तो पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई हेतु नहर निर्माण करना प्रारंभ किया। ये शासक था जिसने लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। ठीक है। ओलैया ने गयासुद्दीन तुगलक से कहा था कि हुनूच दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली दूर है। एक्चुअल में ओलैया को बहुत सारा दान दिया गया। ओलैया एक सूफी संत थे और जब गयासुद्दीन तुगलक, क्योंकि इनको मानता नहीं था, वो इस साधु संत को मानता नहीं था, तो उसे लगा कि बहुत सारा दान इनको दे दिया गया है, तो इन्होंने एक फरमान भेजा ओलैया के पास में कि आप जितना दिया हुआ दान है सब वापस कर दीजिए। लेकिन ओलैया तब तक अपनी गोटी बैठा चुके थे राजनीति में। तो उसने कहा था कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ, हुजूर दिल्ली अभी दूर है, आप आ तो जाओ पहले। और स्थिति वही होती है, ये पहुंच नहीं पाता और मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठ जाता है। तो ओलैया ने अपनी जो पासा फेंका, अपनी जो गोटी बैठाई, उसके अंतर्गत ये सब कुछ था। चलिए हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। इब्न बतूता जो कि मोरक्को को निवासी था, इन्होंने मोहम्मद तुगलक का समकालीन था। इब्न बतूता को इसने, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने राजदूत के रूप में चीन को भेजा था। इब्न बतूता जो कि मोरक्को का निवासी था, इसको राजदूत के रूप में चीन भेजा गया। ये एकमात्र शिक्षित शासक था। अब तक जितने भी शासक हुए हैं सब लगभग अंगूठा टेक हुए हैं, लेकिन ये एकमात्र शिक्षित शासक था। इसने आदिलाबाद का किला और जहांपना नगर का निर्माण कराया। ध्यान रख लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन बनकर आते हैं एग्जाम में। इसके शासन के दौरान दक्षिण भारत में 3 प्रमुख राज्य थे, विजयनगर, बहमनी और मदुरई। हम लोग आगे चलकर इनका अध्ययन भी करेंगे, इनको पढ़ेंगे भी। लेकिन ये बहुत प्रयोग करने वाला व्यक्ति था और ज्यादातर प्रयोग इसके असफल ही सिद्ध हुए। जैसे 1327 एडी में, यानी कि
1327 ईस्वी में इसने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया। दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाद राजधानी परिवर्तित की। दौलताबाद पहला स्थान था दक्षिण भारत में जहां पर विजय प्राप्त की थी। तो दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाद राजधानी इसने परिवर्तित की। तो सोचिए दिल्ली से दौलताबाद राजधानी पहुंचाना कितना मुश्किल रहा होगा। आधे लोग तो गए नहीं, आधे लोग गए तो रास्ते में निपट गए और कुछ लोग पहुंचे, लेकिन वहां पर पानी की कमी थी, लोग टिक नहीं पाए। वापस 2 साल बाद पुनः राजधानी परिवर्तित की गई दौलताबाद से दिल्ली। पहले दिल्ली से दौलताबाद, फिर दौलताबाद से दिल्ली राजधानी परिवर्तित की गई। इसने यह प्रयोग किया, एक एक्सपेरिमेंट करके देखा, असफल रहा। इसने 1329 एडी में सांकेतिक मुद्रा का प्रारंभ किया। सांकेतिक मुद्रा, अब सांकेतिक मुद्रा क्या है? जैसे चांदी के सिक्के चला करते थे, अब चांदी हो गई महंगी, तो सिक्के तो चल नहीं पा रहे थे, उसके बन ही नहीं पा रहे, चांदी है नहीं। तो इसने क्या करा, कांसे के सिक्के बनाए, लेकिन मूल्य चांदी के बराबर ही रखा। उन्होंने कहा जिससे कहा था सांकेतिक मुद्रा, तो सांकेतिक मुद्रा प्रारंभ करने वाला पहला व्यक्ति था ये। जैसे हमारे बीच सांकेतिक मुद्रा चलती है, 2000 का नोट है, क्या उसकी कीमत 2000 रुपये है? नहीं है। तो वो क्या, एक सांकेतिक मुद्रा है। तो सांकेतिक मुद्रा शुरू करने वाला ये पहला शासक था। ठीक है, तो चांदी के टंका मुद्रा के बराबर मूल्य का कांसे का सिक्का चलाया। उसने तांबे की मुद्रा प्रणाली भी चलाई, लेकिन उससे बाद में वापस ले लिया गया, इन सबको वापस ले लिया गया बाद में। कराचिल अभियान, इसने चीनी घुसपैठ को रोकने के लिए कुमायूं पहाड़ियों का अभियान किया गया था, लेकिन वह असफल रहा। काम बहुत अच्छे अच्छे किए, लेकिन बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली, नसीब खराब था। कृषि के विस्तार और सुधार के लिए कृषकों को इसने ऋण देना, एडवांस ऋण देना प्रारंभ किया, जिसको लिखा तकावी ऋण। एडवांस में ऋण दिया था, जैसे आज भी दिया था, केसीसी होता है, किसान क्रेडिट कार्ड। उसमें क्या होता है कि फसल उगाने से पहले ही ऋण मिल जाता है। उसी तरह का ऋण इसने भी शुरू किया था, जिसका नाम था तकावी ऋण। ठीक है, और इसने कृषि व्यवस्था को सुधार करने के लिए एक विभाग भी बनाया, दीवाने अमीर कोही का एक डिपार्टमेंट बनाया, उसकी स्थापना की। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में ये प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेता था। जैसे होली त्योहार है, जैसे होली के त्योहार में इसने भाग लिया, पहला सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों में भी भाग लेता था। 1351 एडी में सिंध में एक स्थान है थट्टा, वहां पे विद्रोह को दबाते हुए इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु पे एक राइटर हैं बदायूनी, उन्होंने कहा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और उसकी प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, क्योंकि इसने इतने एक्सपेरिमेंट करे कि जनता भी दुखी हो गई, बोले कहाँ चक्कर में पड़ गए, या मरी जाए तो बढ़िया रहे। तो बदायूनी कहते हैं कि इसकी मृत्यु पर कहते हैं कि ऐसा सुल्तान जिसको उसकी जनता से मुक्ति मिली और जनता को सुल्तान से मुक्ति मिली। तो बदायूनी ने इनके बारे में ये कहा है। ठीक है, ये था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। इसके ज्यादातर प्रयोग असफल रहे, इसलिए अभागा आदर्शवादी कहा गया। इसको क्या कहा गया? अभागा आदर्शवादी। प्रश्न यहां से आ जाएगा, निम्न में से किस शासक को अभागा आदर्शवादी कहा जाता है? तो वह मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसके प्रयोगों की असफलता के बाद उसको अभागा आदर्शवादी कहा गया। ठीक है बेटा, बात करते हैं हम फिरोज शाह तुगलक की। इसने इक्ता प्रणाली को जीवित किया। इक्ता प्रणाली को जीवित, इक्ता प्रणाली क्या होता है? जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, उसको स्वामित्व बना देना, जिसको इक्तेदार कहा जाता था, या प्रांतों में विभाजित कर देना और उसका एक स्वामी बना देना, जिसको इक्तेदार कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में मलिक सरवर एक प्रभावशाली अमीर था, उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उसने कहा मैं स्वतंत्र हूं, मैं राजा के अंडर में नहीं हूं, और अपने आप को मलिक उस शर्क, पूर्व का सुल्तान की उपाधि धारण कर ली। ठीक है, मलिक सरवर जो था वो जौनपुर में शासन करता था, और जौनपुर को पूर्व का शिराज कहा जाता है। जौनपुर को क्या कहा जाता है? पूर्व का शिराज कहा जाता है। देखिए शिक्षक भर्ती परीक्षा में यह प्रश्न आया था कि निम्न में से किस शहर को पूर्व का सिराज कहा जाता है? तो जौनपुर को पूर्व का शिराज कहा जाता है। यह परीक्षा में आता है, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। पद्मावत के जो राइटर हैं मलिक मोहम्मद जायसी, वो जौनपुर में रहते थे।
पद्मावत के जो राइटर हैं, रचयिता हैं, मलिक मोहम्मद जायसी, ये जौनपुर में रहते थे। ठीक है बेटा। इसने क्या करा, जजिया को एक पृथक कर बना दिया था। इससे पहले जजिया कर जो था वो अ, जो भूमि कर होता था उसके साथ मिलकर लिया जाता था, लेकिन इसने जजिया को एक सेपरेट टैक्स बना दिया, पृथक कर बना दिया था। ये पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। फिरोज शाह तुगलक पहला शासक था, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये परीक्षाओं में कई बार आ भी चुका है कि वह कौन सा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान है जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। इससे पहले ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्ति प्राप्त थी। ठीक है, तो ये बात नोट कर लीजिएगा। फिरोज शाह तुगलक ने दो नए सिक्के चलाए, अधा जो कि जीतल के आधे मूल्य के बराबर होता था, और बिक जो जीतल के एक चौथाई मूल्य के बराबर होता था। जीतल पहले से चलता था, उसके अलावा उसने दो चलाए, आधा और बिक, आधा मिस आधा और बिक मिस चौथाई, तो चौथाई मूल्य के बराबर होता था। अब फिरोज शाह तुगलक ने तीन प्रसिद्ध नगर बसाए थे। कौन कौन से? हिसार, जौनपुर और दिल्ली का फिरोजाबाद। तो हिसार, जौनपुर और फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला मैदान है ना, वो सब इन्हीं की वजह से है। वहां पर फिरोजाबाद जगह है दिल्ली में, वहां पर तो तीन नगर बसाए, हिसार, जौनपुर और फिरोजाबाद। जौनपुर जिसको पूर्व का सिराज कहा जाता है, फिरोजाबाद दिल्ली में है, और हिसार। तो ये तीन प्रसिद्ध नगर बनाए थे। उसने जो जौनपुर की स्थापना की थी अपने भाई जोना खां की स्मृति में बनाया था। जौनपुर की स्थापना अपने बड़े भाई जोना खां की स्मृति में किया था इसने। ठीक है। इस्लामी कानून चार प्रकार के टैक्स लगाता है। खराज भूमि कर है, भूमि पर लगने वाला टैक्स। खुम्स युद्ध की संपत्ति का 1/5 हिस्सा। जैसे युद्ध होता था, युद्ध के बाद जो हर्जाना मिलता था या लूट मिलती थी, लूट की सामग्री होती थी, उसमें 1/5वां हिस्सा शासन का यानी राजा का होता था। बाकी का बंटवारा कर लेते थे, लेकिन जो लूट का 1/5वां हिस्सा था वो राजा को मिलता था, जिसको खुम्स कहा जाता था। तो खराज और खुम्स, तो ये टैक्स आपको मालूम पड़े, इस्लामिक कानून के अनुसार ये तो टैक्स है। खराज भूमि कर, प्रश्न हिस्सा आ जाता है कि खराज क्या है। खराज एक भूमि कर है। खुम्स क्या है? युद्ध की संपत्ति से जीता हुआ 1/5वां हिस्सा है। जजिया हिंदुओं से लिया जाने वाला धार्मिक कर। ठीक है। जकात मुस्लिमों की कुल आय का 2.5% जकात में निकालते हैं। जो भी उन्होंने इनकम की है मुस्लिम समाज के लोगों ने, उसका 2.5% हर साल वार्षिक आय में से वो निकालते हैं लोगों को दान करने के लिए, उसको जकात कहा जाता है, जो कि उनकी आय का 2.5% होता है। इसने नहरों का भी निर्माण करवाया। जैसे एक नहर इसने सतलज नदी से दीपालपुर के पास तक निकाली थी, और एक दूसरी नहर थी जो यमुना नदी से सिरमौर के पास निकाली थी। दो नहरों का निर्माण कराया सिंचाई कार्य के लिए। सतलज नदी से निकाली और दीपालपुर तक पहुंची, और दूसरी नहर यमुना नदी से निकालकर सिरमौरपुर के पास निकाली। ये पहला सुल्तान है जिसने शर्व, सिंचाई कर नामक कर लगाया। शर्व क्या है? एक सिंचाई कर है, टैक्स है। और टैक्स इसलिए है कि उसने जो नहरें निकलवाई हैं उस नहरों से जो पानी लेगा वो टैक्स देगा। तो इसने सिंचाई कर लगाया जिसको शर्व नाम दिया गया। फिरोज शाह तुगलक ने एक रोजगार दफ्तर स्थापित किया जिसका नाम था दफ्तर ए रोजगार। नाम क्या था? दफ्तर ए रोजगार। और इसने एक दीवाने खेरात, खेरात में एक तरह से भीख होता है, बांटना कुछ चीज, दीवाने खेरात विभाग बनाया जिसमें अनाथ स्त्रियों और विधवाओं को आर्थिक सहायता दी जाती थी। ऐसी महिलाएं, ऐसी बच्चियां जो अनाथ हो गई हैं या फिर जो विधवाएं जिनके पास कोई आय का स्रोत नहीं है, उनके लिए दीवाने खेरात नामक एक डिपार्टमेंट बनाया जहां से उनको आर्थिक सहायता मिलती थी। फिरोज शाह को मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी, निरंकुश व सल्तनत युग का अकबर कहा जाता। अकबर एक आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक प्रोग्रेसिव लीडर था, राजा था। उसी तरह मध्य युग में या सल्तनत युग का अकबर फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता था। अब बात करते हैं हम नसीरुद्दीन मोहम्मद की। नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके समय तैमूर के आक्रमण हुए और इसके समय ही दिल्ली सल्तनत का विघटन शुरू हो गया। इसकी मृत्यु पर लोगों ने व्यंग्यपूर्वक कहा कि
शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। देखिए इसका समय जो विघटन होना शुरू हुआ इसके वजह से इसका शासन क्षेत्र जो था वो सीमित रह गया। इसलिए लोग हंस के कहते थे अरे शहंशाह मरे हैं, और ये वो शहंशाह हैं जिनकी सल्तनत, जिनका शासन दिल्ली से पालम तक है, बस इतना। ठीक है, इस तरह तुगलक वंश 1412 में समाप्त हो गया। इसके साथ ही तुगलक वंश 1412 में समाप्त हो गया। तो ये हम लोगों ने तुगलक वंश के बारे में अध्ययन किया। बेटा इन सब चीज़ों को आप नोट्स में लिखते रहिएगा, परीक्षा के लिए उपयोगी हैं और इससे बाहर नहीं आने वाला। इसलिए अगर आपने ये सब कुछ पढ़ लिया तो आप समझिए कि ये सब्जेक्ट के क्वेश्चन आप पे हो जाएंगे। मैंने पेट का एक मॉक टेस्ट बनाया है और वो ऐप पर और वेबसाइट पर उपलब्ध है, ऐप पर भी और वेबसाइट पर भी। आप वहाँ पर जाकर अपना टेस्ट को दीजिएगा और अपना मूल्यांकन कीजिए कि देखिए आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो करने की कोशिश कीजिएगा बिल्कुल उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में पेट का एग्ज़ाम आएगा, तो आपको अपना मूल्यांकन करने में आसानी रहेगी। तो फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में और फिर हम लोग आगे का अध्ययन करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।